हेलो क्लास 12th। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। पार्ट हमारा 5th है। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की। अभी तक हमने जितना भी था स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में हमने स्टडी कर ली थी कि किस तरीके से जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है उनका फॉर्मेशन हो चुका था। अब फॉर्मेशन हो गया है तो उनका फर्टिलाइजेशन भी होगा, इम्प्लांटेशन भी होगा। तो जो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, किस तरीके से मेल स्पर्म और फीमेल एग आपस में फर्टिलाइज करते हैं और उससे फिर बेबी का फॉर्मेशन होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन होता क्या है और बेसिकली कहाँ पर होता है फीमेल बॉडी के अंदर, उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, एट द टाइम ऑफ क्वार्टर्स, ड्यूरिंग द फिजिकल रिलेशनशिप, जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म में कॉपुलेशन या फिर क्वार्टर्स बोलते हैं, दैट सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना एंड इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। जो सीमेन होता है मेल का वो फीमेल के वेजाइना के अंदर रिलीज होता है, जिस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोला जाता है, इंसेमिनेशन बोला जाता है। There is a certain length of penis so that they insert the semen into the vagina, तो उसको क्या बोला जाता है, they are the natural process। ये क्या होता है, ये natural process होता है। कई बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी होता है। those couples who cannot रिप्रोड्यूस, या फिर मैं ये बात कह लूँ कि जिनकी बॉडी के अंदर बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, या फिर जिस फीमेल की बॉडी के अंदर ओवम तक जो सीमेन होता है, स्पर्म होता है, नहीं पहुंच पाता, तो उसमें क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है सो दैट कि जो सीमेन है वो कहाँ तक पहुंच जाए, फीमेल के ओवम तक पहुंच जाए। तो वहाँ पर क्या होता है, दैट द जो सीमेन होता है रिलीज होता है बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, उसे क्या बोला जाता है, इंसेमिनेशन बोला जाता है। The motile sperm swim rapidly, passes through cervix, uterus and finally reach the junction of the isthmus and ampulla, जिसे हम ampullary isthmus junction भी बोलते हैं। जो आपका मोटाइल स्पर्म होते हैं दे स्विम रैपिडली, क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये रैपिडली स्विम करते हैं, पासिस थ्रू द सर्विक्स, फीमेल के सर्विक्स से होते हुए यूटेरस तक पहुंचते हैं एंड फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ इस्थमस। जो फैलोपियन ट्यूब, जो एम्पुला होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुलरी जंक्शन और फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं होता। और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये तभी होता है एट द सेम टाइम जब ओवम और स्पर्म एक साथ एक ही टाइम पर कनेक्ट हो। ये नहीं कि ओवम पहले 2 दिन पहले या 4 दिन पहले आ चुका है उसके बाद जो स्पर्म है वो आ रहा है, ऐसा नहीं होता। जो ओवम की आपकी प्रॉपर्टी होती है एक टाइम तक फर्टाइल होने की, वो होती है 12 to 24 आवर्स। अगर उस टाइम के बीच में स्पर्म वहाँ तक पहुँच गया है तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। हर क्वार्टर्स में अंदर फर्टिलाइजेशन हो, प्रेगनेंसी हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो आपका फाइनली जो आपका स्पर्म होता है द फाइनली रीच थ्रू द, मतलब फीमेल सर्विक्स जो है वो क्या है, फीमेल का पार्ट है, यूटरस एंड फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला, जिसे हम एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन भी बोलते हैं। एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन के पास पहुंच जाता है जहां पर ओवम वहाँ पे क्या हो जाता है, इज रिलीज इनटू द जंक्शन फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। और जो ओवम होता है जो ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब के वहाँ पर अगर स्पर्म आ गया है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जो प्रोसेस होता है आपका फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द ओवम टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड ज़ायगोट इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन। जो प्रोसेस होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म का विद ओवम वो क्या कहलाता है, आपका ज़ायगोट कहलाता है। मतलब उससे क्या बनता है, ज़ायगोट बनता है, और उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आपका फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ। स्पर्म था, वेजाइना के अंदर आया, सर्विकल कैनाल के थ्रू यूटेरस, एंड देन उसके बाद यूटेरस में आके इस्थमिक जंक्शन के पास आ गया। फिर उसके बाद ओवम फ्रॉम ओवरी फिम्ब्रियाई इन्फंडिबुलम से होता हुआ इस्थमिक जंक्शन के पास आ गया, यहाँ पर आ गया इस्थमिक जंक्शन, दोनों चीज़ें एक जगह पर आ गई। अब एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन के बीच में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक,
ये इस्थमिक और ये एम्पुला। जो ओवम है वो एम्पुला तक पहुंचेगा और स्पर्म इस्थमस तक पहुंचेगा और फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, स्पर्म का ट्रैवल और ये ओवम का ट्रैवल। ओवम जो स्पर्म है वजाइना के अंदर आया विद द हेल्प ऑफ, जिसे हम इन्हें इंसेमिनेशन बोला। जो आपका सीमेन था वो रिलीज हुआ था विद द हेल्प ऑफ पेनिस इनसाइड द वेजाइना। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो स्पर्म था वो वेजाइना के अंदर आया, सर्विकल कैनाल, यूटेरस, सर्विकल कैनाल के अंदर आया, देन उसके बाद यूटेरस इस्थमस के पास गया, फिर उसके बाद अब यहाँ तक ये स्पर्म तो यहाँ पहुँच गया। अब एट द सेम टाइम ओवम को भी वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। ओवम फ्रॉम द ओवरी रिलीज हुए, देन फिम्ब्रियाई, देन इन्फंडिबुलम एंड देन एम्पुला से होते हुए यहाँ पर एम्पुला में पहुँच गए। अब यूटेरस जो स्पर्म है वो इस्थमस में आ गया और जो ओवम है वो एम्पुला में आ गया, जो फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है। तो वहाँ पर एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन हो गया, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर होता है तो आप क्या बोलोगे, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्पर्म्स कहाँ पर आते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए तो आप बोलोगे इस्थमस में, और ओवम कहाँ आते हैं आपके एम्पुला के अंदर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका फर्टिलाइजेशन के अंदर कि जो आपके स्पर्म और ओवम होते हैं वो कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से काम करते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है आपका द स्पर्म प्लस ओवम, और वो क्या बनाते हैं आपका जाइगोट बनाते हैं। जो स्पर्म एंड ओवम होते हैं, स्पर्म आया ओवम आया और एक जो आपका सेल था वो क्या बना आपका जाइगोट। ओनली टेक्स प्लेस इफ बोथ स्पर्म एंड ओवम रीच एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन साइमल्टेनियसली। अगर यहाँ पर दोनों के दोनों ओवम और स्पर्म एम्पुलरी जंक्शन के अंदर एक टाइम पे पहुँच रहे हैं, साइमल्टेनियसली पहुँच रहे हैं, देन द फर्टिलाइजेशन इज अकर, अदरवाइज द फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर। वहाँ पर फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पर्म एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली एक साथ वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये नहीं कि स्पर्म बहुत मतलब काफ़ी टाइम पहले से आके 2-3 दिन पहले से आके वहाँ पर प्रेजेंट है और फिर उसके बाद ओवम हो रहा है, नहीं, वहाँ पर दोनों चीज़ों का एक साथ आना ज़रूरी है। इट मीन्स ऑल द कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तब तो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी होगी, अगर वो दोनों नहीं आ रहे तो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं होगी। और इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि अगर हर बार कॉइटस हो, हर बार कॉपुलेशन हो तो वो फर्टिलाइजेशन को लीड करे या फिर प्रेगनेंसी को लीड करे। इट ऑल अबाउट बोथ स्पर्म एंड ओवम इफ दे आर प्रेजेंट in ampullary ischemic junction simultaneously, then the fertilization occur, otherwise not. During fertilization, the sperm induce changes in the zona pellucida layer. हमें पता है जब हमने पिछले आपका जो आप वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जो आपका एग होता है उसके बाहर दे आर कोरोना रेडिएटा इज प्रेजेंट, इनसाइड साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, जोना पेलुसिडा लेयर इज प्रेजेंट। तो जो स्पर्म होता है वो किसको सबसे पहले किस लेयर को डीजनरेट करता है, जोना पेलुसिडा को। मैंने आपको बोला था कि उसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जिसे हम हैलोरिडनेज एंजाइम बोलते हैं, जो उस जोना पेलुसिडा लेयर को डीजनरेट करके अंदर न्यूक्लियस तक पहुंचता है। और वहाँ पर क्या सिक्रेट करता है अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और मेल न्यूक्लियस उस बॉडी के अंदर जो एग सेल होता है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। During fertilization, the sperm induce changes in the zona pellucida. जो बाहर वाली लेयर है उसको क्या करता है, ये चेंजेस करना शुरू कर देता है एंड ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स। और जैसे ही और जो बाकी स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री को बंद कर देता है, सो दैट कि एक से ज़्यादा स्पर्म फीमेल एग को फर्टिलाइज ना कर सके। वो एक लेयर बना लेता है आउटसाइड, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिसकी वजह से जो दूसरे स्पर्म्स होते हैं वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते। दिस एंश्योर्स द मोनोस्पर्मी, मोनो का मतलब सिंगल, स्पर्म का मतलब एक। दिस एंश्योर्स द मोनोस्पर्मी सो दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज द एग, नॉट मोर देन वन स्पर्म फर्टिलाइज द एग, बिकॉज द
enzyme which is present, hyaluronidase enzyme which is present inside on the head region of the sperm, they degenerate the zona pellucida layer of the egg cell and make a complete protective covering around the egg cell, so that not the other sperm cell fertilized with the egg. That only one sperm fertilize the ovum and prevent the polospermy. मैंने अभी आपसे यही बात कही कि मोनोस्पर्मी का मतलब होता है जो आपका ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म होता है वो इंड्यूस करता है चेंजेस इन जोना पेलोसिडा और ब्लॉक कर देता है किसकी, एंट्री ऑफ स्पर्म की, सो दैट कि सिंगल स्पर्म ही मोनोस्पर्मी वहाँ पर हो सके एंड प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी. पॉली मतलब ज़्यादा स्पर्म फीमेल एग को फर्टिलाइज ना कर सके. द एंजाइमेटिक सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, अभी मैंने आपसे कहा एंजाइमेटिक सिक्रीशन, एक्रोसोम जो होता है जो आपके हेड रीजन में प्रेजेंट होता है, ह्यालुरोनिडेज एंजाइम हेल्प द स्पर्म एंटर्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम. अब वही जो आपका एंटर होता है जो आपका एंजाइमेटिक सिक्रीशन होता है एक्रोसोम के अंदर, वो क्या करता है, हेल्प करता है हेल्प द स्पर्म्स टू एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम. जो साइटोप्लाज्म होता है ओवम का उसके अंदर उसको जाने में हेल्प करता है. एंड दिस कॉज द सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte टू फॉर्म अ सेकेंड पोलर बॉडी एंड द हैप्लॉइड ओवम विच इज़ कॉल्ड ooted. जो आपका ये जो स्पर्म था वो वहाँ तक पहुँचा तो वहाँ पर क्या हुआ, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो हो चुकी थी वहाँ पर हमने देखा था ना कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है और सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है. सेकेंडरी oocyte में अगर हम बात करें तो सेकेंडरी oocyte में हमने देखा था कि दो अनइक्वल डिवीजन हो रहे थे. एक आपका सेकेंडरी oocyte बन रहा था और एक आपका सेकेंडरी पोलर बॉडी बन रहा था, जस्ट बिकॉज कुछ जो साइटोप्लाज्म है फीमेल के अंदर उसका अनइक्वल डिवीजन इसलिए हो रहा था क्योंकि जिससे फॉर्मेशन होनी है, फर्टिलाइजेशन होना है जिस ओवम से, उसके अंदर साइटोप्लाज्म ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो आपका स्पर्म्स होते हैं, जो आपका बेबी फॉर्मेशन होता है, उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है. तो वहाँ पर क्या बन रहा था, एक हैप्लॉइड ooted बन रहा था ओवम. अब यहाँ पर हैप्लॉइड ooted है, फिर उसके बाद स्पर्म भी हैप्लॉइड है, दोनों आके मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट नहीं बनाएंगे. तो वहाँ पर क्या हो गया, ये भी एन कंडीशन में है प्रेजेंट और जो स्पर्म है वो भी, ये भी एन कंडीशन में प्रेजेंट है, ये भी एन कंडीशन में प्रेजेंट है, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, 2n कंडीशन बना लेंगे. द हैप्लॉइड स्पर्म nuclei fuses with the haploid nucleus of the ovum to form a diploid zygote. अभी मैंने यही बात कही आपसे कि जो आपका हैप्लॉइड स्पर्म है वो क्या करेगा, जो हैप्लॉइड स्पर्म है उसके अंदर जो न्यूक्लियाई है, मैंने आपसे कहा था कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और मेन न्यूक्लियस ही क्या किसके अंदर जाएगा, आपका फीमेल ओवम के अंदर जाएगा, जिसे हम ooted बोलते हैं, जिसके साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है स्पर्म का. तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर याद रखना क्योंकि जो आपका हैप्लॉइड ओवम है वहाँ पे आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके अंदर जो ओवम बनता है उसका नाम क्या होता है जिसके साथ स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, तो आप तो बोलोगे तो वहाँ तो ओवम ही होता है, बट नहीं, आपकी बुक में दिया हुआ है ooted, तो उसका दूसरा नाम भी आपको याद होना चाहिए कि वहाँ पर क्या होता है, आपका ooted होता है. ठीक, तो वहाँ पर जो मेल स्पर्म है वहाँ पे जो न्यूक्लियाई है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है, वहाँ पर किसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट. ठीक, दिस स्लाइड शोइंग अ फर्टिलाइजेशन इवेंट अकर इन द फीमेल बॉडी. जो आपका सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, आपका फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, एग सेल प्रेजेंट है. फिर उसके बाद टेस्टिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके स्पर्म सेल्स प्रेजेंट हैं. दोनों के बीच में क्या हुआ, कॉपुलेशन हुआ, जो स्पर्म था वो फीमेल तक पहुंचा, एग तक पहुंचा और फिर उसके बाद क्या बना लिया उसने, जाइगोट. ये वाला जो डायग्राम है दिस शोइंग दैट हाउ द स्पर्म, सबसे पहले जो आउटर लेयर है क्या है उसकी, जोना पेलुसिडा. हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ही कि वो किसको चेंज करता है, जोना पेलुसिडा लेयर को क्या करता है, चेंजेस करता है उसके अंदर, सो दैट
और ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ अदर स्पर्म सो दैट कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोनोस्पर्मी हो सके, और प्रिवेंट करता है किसको, पॉलीस्पर्मी को। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंजेक्ट करता हुआ अंदर की तरफ जाता है और वहाँ पर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और वहाँ पर क्या अपना दे देता है, देखो ये वाला जो स्पर्म है ये यहाँ तक पहुँचा, अब ये यहाँ पर क्या दे देगा, अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दे देगा और मेल न्यूक्लियस दे देगा। मैंने आपसे एक बात कही थी आपको जो प्रीवियस लेक्चर था कि जो आपका सेकेंडरी oocyte है वहाँ पर जिस तभी वो डिवाइड करेगा और उसके अंदर फंक्शनिंग होगी जब सेंट्रियोल वहाँ पर आएगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जब वहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, और फिर उसके बाद जो आपका एम्ब्रियो और जायगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। This slide showing a different type of मतलब all the event of fertilization occur inside the body। इसको अभी पहले भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद जब इसके बारे में अभी पढ़ेंगे उसके बाद भी एक बार ज़रूर देखेंगे। इस डायग्राम को अपने दिमाग में रखना। इसमें क्या है, सबसे पहले जो अभी हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लीवेज, उसके अंदर ये सारा आएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में हमने बात करी थी अभी कि ओवम आए, उसके अंदर क्या हुआ, फिम्ब्रियाई रिलीज, जो फिम्ब्रियाई था जो हमने अभी देखा था कि जो आपका ओवम था वो फिम्ब्रियाई में आया, देन इनफंडिबुलम, देन एम्पुला में आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, ओवरी के अंदर क्या हुआ, ओव्यूलेशन जो होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो फिम्ब्रियाई से होते हुए यहाँ पर आए, जो यहाँ पर जो आपका स्पर्म सेल्स थे वो यहाँ पर प्रेजेंट थे, तो उन्होंने क्या किया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बने, आपके फर्स्ट एंड सेकंड पोलर बॉडीज़, एग एंड न्यूक्लियस बने, स्पर्म सेल्स और न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद ज़ोना पेलुसिडा जो थी, ज़ोना पेलुसिडा लेयर जो क्लीवेज था उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट थे आपकी, ज़ोना पेलुसिडा मतलब उसने जो आपकी आउटर लेयर थी उसको डिजनरेट करके अंदर गया, और जो ज़ोना पेलुसिडा लेयर है वही एक बाहर आउटर कवरिंग बना लेगी, सो दैट कि और कोई भी स्पर्म अंदर आके क्या ना कर सके, फर्टिलाइजेशन ना कर सके। तो यहाँ पर क्लीवेज के अंदर ये 4 स्टेजेस होती हैं, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज, मतलब डबल होती रहती हैं। इनके बारे में भी हम अभी देखेंगे। बस अभी ये डायग्राम देखो कि यहाँ पर 2 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज है, जिसको हम ब्लास्टोमियर्स भी बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मॉर्यूला आता है, फिर उसके बाद अर्ली ब्लास्टोसिस्ट होती है, इनर सेल मास का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, नॉट मॉर्यूला। किसका प्लांटेशन हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट का। ये कई बार क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि इम्प्लांटेशन किसका होता है, मॉर्यूला का या ब्लास्टोसिस्ट का। तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है, ना कि मॉर्यूला का इम्प्लांटेशन होता है। फिर आपका जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनका इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट बाद में बनता है। यहाँ पर लेट ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर बन रहा है। मतलब सिस्ट का मतलब होता है एक कैविटी फॉर्म होना ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो अर्ली ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है और इम्प्लांटेशन होता है। देन ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी एंड ट्रोफोब्लास्ट इज फॉर्म्ड। बस ये एक इवेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम इस पूरे इवेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। क्लीवेज के अंदर अगर हम बात करें कि आप जायगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, अब उसके अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। इट मीन्स नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ना कि साइज ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। जहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके नंबर ऑफ सेल्स का क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। मतलब ये आपका क्या था कि ये आपका जायगोट था, उसके अंदर 2 डिवीजन हुए, ये जायगोट था, 2 डिवीजन हुए, ठीक। ये न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद इसके क्या हो गए, 4 डिवीजन हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके 8 डिवीजन हो गए, ठीक। हो गया।
ऐसे इसके 8 डिवीज़न हो गए। तो अब 8 डिवीज़न होने के बाद 16 डिवीज़न होंगे। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, ना कि साइज़ ऑफ सेल इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ होते हैं विदाउट, जो इन्होंने ये बात की है दैट रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न ऑफ द ज़ायगोट, जो आपका ज़ायगोट है उसके अंदर क्या हो रहा है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है विदाउट ग्रोथ नहीं हो रही बट नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, रिजल्टिंग अ मल्टी सेलुलर बॉल लाइक एम्ब्रियो, उसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रही है, रिजल्टिंग इन ग्रोथ विदाउट ग्रोथ, बट देयर आर मल्टी सेलुलर बॉल इज फॉर्म, मल्टी सेलुलर अ बॉल इन विच बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, 2, 4, 8, 16 और भी इसके आगे चलते चलते बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं वो आपके बनते चले जा रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, डबल होते चले जा रहे हैं, 32 सेल्स होते जा रहे हैं, फिर 64 होते जा रहे हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, आपका क्लीवेज बोला जाता है, जहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ना कि साइज ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। ठीक, द माइटोटिक डिवीजन क्लीवेज स्टार्ट्स एट ज़ायगोट, मूव्स थ्रू द isthmus टूवर्ड्स द यूटेरस एंड फॉर्म द 2, 4, 8 डॉटर सेल्स कॉल्ड द ब्लास्टोमियर्स। अगर आपके दिमाग में पुरानी वाली पिक्चर है तो मैं आपको दिखा दूं कि जो ये बात कह रहा है कि द 2, 4, 8 सेल्स डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो, ये जो यहाँ पर क्या था आपका सेकंड वाले में फर्टिलाइजेशन हो गया, सेकंड वाले पॉइंट में फर्टिलाइजेशन हो गया, ज़ायगोट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। अब ज़ायगोट का फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ, 2 सेल स्टेज बनी, 4 सेल स्टेज बनी, 8 सेल स्टेज बनी, 16 सेल स्टेज बनी। तो उनको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर्स बोला जाता है। अब वो ज़ायगोट क्या था, ज़ायगोट कहाँ मूव करने लग गया, isthmus टूवर्ड्स द यूटेरस, क्योंकि इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, यूटेरस के अंदर होगा। तो यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन यहाँ पर होगा वो यहाँ पर और भी सेल्स क्या होंगी, फॉर्म होंगी, तभी तो इम्प्लांटेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो ज़ायगोट है वो यहाँ से isthmus से मूव करता हुआ कहाँ पर पहुँचेगा, यूटेरस में पहुँचेगा। ठीक, नेक्स्ट है द एम्ब्रियो विद 8 and 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, मॉरुला। जिस एम्ब्रियो के अंदर 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, मॉरुला बोला जाता है। मॉरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट। हमने देखा था पिछले वाले डायग्राम में कि जो 8 सेल्स है, 8 से 16, 8 के बाद तुरंत उन्होंने ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन दिखा दिया, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, लेट ब्लास्टोसिस्ट। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो मॉरुला है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसके अंदर, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। एक कैविटी फॉर्मेशन हो रही है ब्लास्टोमियर्स के अंदर, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। The cells of blastomere in the blastocyst are arranged in the outer layer called the trophoblast and the inner group of cell called the inner cell attached to the trophoblast। अभी मैंने आपको जो डायग्राम था उसके अंदर दिखाया था, देखो ये देख रहे हो, इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 लेयर्स बन रही हैं, एक आउटर लेयर बन रही है ट्रोफोब्लास्ट और एक इनर सेल ग्रुप ऑफ सेल्स बन रहे हैं जिसे इनर सेल मास भी बोलते हैं। देखो ये बन रहा, ये जो येलो है वो क्या है, आपका इनर सेल मास है। ये जो बाहर की वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है ये क्या है, आपकी ट्रोफोब्लास्ट है। ये जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, दे आर स्टिकी इन नेचर। क्यों होती है, क्योंकि इसको क्या करना होता है, यूटेरस के साथ चिपकना होता है, इम्प्लांटेशन करना होता है। अगर स्टिकी नहीं होगी तो जुड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर आउटर लेयर जो ट्रोफोब्लास्ट का काम होता है वो सिर्फ इतना होता है कि उसको क्या करना होता है कि आपके यूटेरस वॉल से उसको अटैच होना होता है, दैट्स इट। जो इनर सेल मास होता है आपका विच इज़ कॉल्ड अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट। अब देख रहे हो ये सारा जो इनर सेल मास है वो किस लेयर से अटैच है, ये जो यहाँ पर है ये किस लेयर से अटैच है, आपका ट्रोफोब्लास्ट लेयर से अटैच है। अब इसके अंदर डिवीजन होनी स्टार्ट होगी। इसके अंदर जो आपका मॉरुला है वो कंटिन्यू डिवाइड करेगा एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पे मॉरुला था, अब उसने डिवाइड किया तो वो क्या बन गया, आपका ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बन गया। अब जो ब्लास्टोमियर्स हैं आपके, जो सेल्स हैं आपके 8 to 8, 16 जो डॉटर सेल्स हैं वो किसके अंदर अरेंज हो जाएंगे, ब्लास्टोसिस्ट। जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर 2 लेयर्स बन जाएंगी, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर क्या कहलाएगी, आपकी ट्रोफोब्लास्ट, और इनर लेयर क्या कहलाएगी, इनर सेल मास अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट। वो किससे अटैच हैं, आपके ट्रोफोब्लास्ट से अटैच हैं।
नेक्स्ट, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटरस। अभी मैंने आपको बताया कि जो बाहर वाली लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूटरस के साथ अटैच होती है सो दैट कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सके, सो दैट कि जो प्रेगनेंसी है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। मतलब जो यूटरस की वॉल है उसके साथ जो ट्रोफोब्लास्ट है दे आर स्टिकी इन नेचर सो दैट कि वो वहाँ पर जो एम्ब्रियो है उसका अटैचमेंट हो सके यूटरस के अंदर। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर then get attached to the endometrium while the inner cell mass get differentiated into the 3 germ layer। मैंने अभी आपसे कहा कि सिर्फ और सिर्फ बाहर वाली लेयर का काम क्या है, सिर्फ अटैचमेंट करना, इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है। जो अंदर वाली लेयर है अब वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू करेगी तो उसके तीन लेयर्स बनेंगी, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। These 3 layer structure known as gastrula forms the embryo। अब ये क्या करेंगे, एम्ब्रियो बनाने का काम करेंगे। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फिर ऑफस्प्रिंग बनेगा। ये जो 3 लेयर्स हैं इनको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला बोलते हैं या 3 लेयर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। आउटर एंडोडर्म, मिडल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। आफ्टर अटैचमेंट यूटेराइन सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। जब जो आपका एम्ब्रियो है, जो आपका पूरा का पूरा ब्लास्टोमियर सेल्स हैं वो आके ब्लास्टोसिस्ट सेल्स हैं वो वहाँ पर आके अटैच हो गए। मान लो कि ये क्या है, आपका एक तरीके का यूटेराइन वॉल है, इस तरीके का वेजाइना होता है। यहाँ पर आके क्या हुए, जो आपका यूटेराइन वॉल था उसके साथ ब्लास्टोसिस्ट आके लग गया, ये रहा आपका ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड। जो यहाँ पर ये वाली सेल्स हैं, ये आउटर वाली जो सेल्स हैं ये क्या कर रही हैं, डिवाइड करना शुरू कर रही हैं। ये वाली जो सेल्स हैं डिवाइड करना शुरू करेंगी और एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम एंड प्रोसेस कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यहाँ पर ये यूटेराइन वॉल्स ने डिवाइड करना शुरू किया और इसको ब्लास्टोसिस्ट को यहाँ से कवर कर लिया, पूरा का पूरा डिवाइड किया और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लिया। और ब्लास्टोसिस्ट क्या हो गया, किसके अंदर एम्बेडेड हो गया, आपका एंडोमेट्रियम के अंदर। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन बोला जाता है। ठीक, यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली। यहाँ पर आके ये ट्रोफोब्लास्ट जो था ब्लास्टोसिस्ट का वो यहाँ पर आके जुड़ने के बाद जो यूटेराइन वॉल थी वो क्या हो गई, आप जल्दी डिवाइड करना शुरू किया और उसने एक कवरिंग बना ली ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर और उस पूरे ब्लास्टोसिस्ट को यूटेराइन वॉल के अंदर एम्बेडेड कर दिया। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन बोला जाता है। ठीक, देखो पूरा हमने पढ़ लिया। अब हम इस डायग्राम की दोबारा से एक बार स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी किसकी, ओव्यूलेशन की, मतलब आपका ओवम रिलीज़ हुआ, सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंडरी oocyte में 2 चीज़ें बन रही थी, आपका जो सेकेंडरी म्योटिक डिवीजन था, पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बन रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो है फर्टिलाइजेशन हो गया, ज़ायगोट का फॉर्मेशन हो गया। 2 सेल स्टेज आई, 4 सेल स्टेज आई, 8 सेल स्टेज आई, जिसे हमने ब्लास्टोमियर्स के बारे में बात करी। फिर उसके बाद वहाँ पर मॉरुला बना, 8 to 16 सेल स्टेज को हमने क्या बोला, मॉरुला बना। फिर उसके बाद उनके अंदर दोबारा डिवीजन स्टार्ट हो गई तो वहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट बनने शुरू हुए। फिर उसके बाद 2 लेयर्स बनी, इनर सेल मास एंड आउटर ट्रोफोब्लास्ट इज प्रेजेंट। फिर उसके बाद जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है उसकी जो वो किस में जाके लग गया, यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो गया। अब जो ये वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है ये डिवाइड करना शुरू करेगी और इसके ऊपर एक कवरिंग बना लेगी। ये कवरिंग इसने यहाँ पर बनाई और अब जब ये इसके ऊपर ये कवरिंग बना लेगी तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगा। अब एम्बेडेड हो जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। मतलब प्लांट का अंदर क्या हो गया, वहाँ पे लग गया, मतलब जो आपका एम्ब्रियो था वो वहाँ पर लग गया, क्योंकि जो 3 लेयर्ड स्टेज थी आपकी गैस्ट्रुला की, जो आपके अंदर वाली लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। मैंने आपसे कहा कि ट्रोफोब्लास्ट की सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि वो जाके एंडोमेट्रियम वॉल के साथ, जो यूटेराइन वॉल है उसके साथ जाके लग जाएगा। नेक्स्ट इज योर 6th डिटर्मिनेशन। 6th डिटर्मिनेशन
के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आप काफ़ी टाइम पहले से भी, मतलब 6, 7, 8 क्लास से ही ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है, बेसिकली किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है सेक्स को। अगर मैं बात करूँ मेल और फीमेल की, तो हम सबको पता है कि देयर आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एंड 23 पेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, आउट ऑफ विच 22 आर ऑटोसोम्स एंड 1 इज सेक्स क्रोमोसोम। एंड इन मेल the sex chromosome is XY and in female the sex chromosome is XX। मतलब जो फीमेल्स होते हैं they are homozygous in nature and the male is heterozygous in nature। ठीक, अब हम वहाँ पे बात कर रहे थे कि मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन, मतलब गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या बन गया, एक जायगोट बना और जायगोट से एम्ब्रियो बना। अब वो एम्ब्रियो मेल होगा फीमेल होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? बोला जाता है ना कि लेडीज़ आर रिस्पॉन्सिबल, औरतें ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं लड़का पैदा करने के लिए या फिर लड़की पैदा करने के लिए। तो ये जो आपका एजम्पशंस हैं ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। फीमेल के पास तो मेल करेक्टरिस्टिक्स या फिर मेलनेस की बात आती ही नहीं है। हम ये चैप्टर 5 में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो मेल कैरेक्टर होता है, वो जो मेलनेस शो होती है वो मेल के पास ही होता है। मतलब वाई क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होता है वो किसके पास प्रेजेंट होता है? मेल के पास। तो जाहिर सी बात है कि मेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि आगे आने वाली प्रोजेनी मेल होगी या फिर फीमेल। अगर मैं नॉर्मली से बात करूं कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ना फीमेल के ऊपर ना मेल के ऊपर। इट ऑल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्रोमोसोम विच अटैच, टाइप ऑफ गैमीट जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग के साथ फर्टिलाइज होगा, कि वो कौन सा क्रोमोसोम है जो एग के साथ जाके, वो कौन सा क्रोमोसोम है जो एग के साथ जाके फर्टिलाइज होगा। Let's see. The sex of the child is determined by a thread-like structure which is called chromosome। अभी मैंने आपसे बात कही कि जो आपका सेक्स ऑफ चाइल्ड है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन से क्रोमोसोम आपस में अटैच हो रहे हैं। अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ लोकेटेड इनसाइड द जायगोट और द फर्टिलाइज्ड एग। जो किसके अंदर प्रेजेंट है? फर्टिलाइज्ड एग। फीमेल के पास तो सिर्फ XX प्रेजेंट है, उसके पास तो वाई है ही नहीं। उसके पास अब ये डिपेंड करता है कि मेल का कौन सा क्रोमोसोम उसके साथ अटैच हो रहा है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल है या फिर और शादियां कर लेते हैं कि जो लड़का पैदा नहीं हो रहा तो शायद हम किसी और से शादी कर लेंगे तो लड़का पैदा हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। ये मेंटालिटी ही बहुत ज़्यादा गलत है। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जो क्रोमोसोम होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो उस इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। एंड द जीन्स डिटरमाइन ऑल इनहेरिटेड कैरेक्टर इंक्लूडिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। अब हमें हमारे कैरेक्टर्स मिले हैं, किससे मिले हैं? हमारे पेरेंट्स से मिले हैं। हमारे नैन नक्श कैसे हैं, हमारी आदतें कैसी हैं, हम चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, कई सारी चीज़ें हमारी पेरेंट्स से मिली हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही हमारी बॉडी के अंदर नहीं आता, जबकि उसके थ्रू बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के हमारे अंदर आते हैं। तो वो क्रोमोसोम ही होते हैं जिनके ऊपर जीन्स लगे होते हैं, जो ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे अंदर किसके कैरेक्टर्स आएंगे, कौन से कैरेक्टर्स आएंगे और किस तरीके के होंगे। इट ऑल डिपेंड अपॉन द रेसेसिव एंड द डोमिनेंट ट्रेट। Each cell contains 25 pair of chromosomes. Of these, one pair is called sex chromosome and the other it's 23 pair of chromosome, not 25. Each cell contain 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। एक क्रोमोसोम क्या कहलाता है? 6 क्रोमोसोम कहलाता है। और एक क्या कहलाता है आपका? ऑटोसोम्स। देयर 22 आउट ऑफ 23 देयर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स एंड द 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड 6 क्रोमोसोम्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, X एंड Y। इन फीमेल XX इज प्रेजेंट, जिसे हम होमोजाइगस कंडीशन भी बोलते हैं। Female contain 2 chromosomes XX, while the male carry the 1 X chromosome and 1 Y chromosome. When the egg get fertilized, the sex of the child will depend upon the kind of sperm that fertilizes the ovum. जब एग फर्टिलाइज्ड होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि कौन से स्पर्म ने
एग को आकर फर्टिलाइज किया है, एक्स वाले ने या फिर वाई वाले ने। अगर एक्स वाले ने एक्स को किया है और फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स है, अगर एक्स के साथ एक्स कंबाइन होगा तो फीमेल होगी, वाई कंबाइन होगा तो मेल होगा। 50-50% चांसेस होते हैं मेल और फीमेल होने के। इन द स्पर्म, इफ द स्पर्म कैरी द एक्स क्रोमोसोम एंड फर्टिलाइजेज द एग, इट वुड बी अ गर्ल। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम आया है और वो फर्टिलाइज हुआ है फीमेल के एक्स से, तो जाहिर सी बात है एक्स एक्स किसको डिनोट करता है, फीमेल को, तो आने वाली प्रोजेनी क्या होगी, फीमेल होगी। इफ द स्पर्म कैरी द वाई क्रोमोसोम एंड फर्टिलाइजेज द एग, द बेबी विल बी बॉय एंड द क्रोमोसोम सिंस द क्रोमोसोम पैटर्न विल बी एक्स वाई। अगर वो वाई के साथ फर्टिलाइज कर जाता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक्स वाई जो हो जाएगा वो क्या क्या कहलाएगा, आपका बॉय बेबी कहलाएगा। दिस स्लाइड शोइंग हाउ द क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड। फादर के पास 44 क्रोमोसोम्स हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मदर के पास 44 हैं और एक्स एक्स हैं। तो यहाँ पे देखो जो मेल का एक्स है वो वाई के साथ अटैच होगा तो बॉय आएगा, अगर गर्ल के साथ अटैच है तो मतलब सॉरी एक्स के साथ अटैच है, एक्स एक्स अटैच हैं तो बेबी गर्ल आएंगे। तो यहाँ पर देखो 50-50 कंडीशन है बॉय और गर्ल आने की। तो आप इस मेंटालिटी को हम लोग पढ़ने के बाद तो इस चीज़ को हम अपने दिमाग से निकाल सकते हैं कि जो बेबी बॉय होता है उसके लिए दोनों में से कोई भी पेरेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इट ऑल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो आपस में फर्टिलाइज होंगे। अगर मैं सोसाइटी के लेवल पे बात करूं, अगर मैं साइंस के लेवल की बात करती हूं तो ये इन दोनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। अगर मैं सोसाइटी के लेवल की बात करूं तो ये डिपेंड करता है मेल के ऊपर। जैसे लोग फीमेल्स को बोल देते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेबी बॉय टू गिव द बेबी बॉय, इट्स नॉट ट्रू। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द मेल टू गिव द बेबी बॉय। कि आपके पास तो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वाई का, फीमेल के पास तो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, तो आपकी बॉडी में से वाई क्रोमोसोम अगर फीमेल की बॉडी के अंदर जाएगा तभी बेबी बॉय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।